हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार या स्टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारी प्रश्नोत्तरियां कर ली हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। आज की हमारी नई प्रश्नोत्तरी है और हम लोग इसके माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी या स्टेट की तैयारी कैसी है और हम परीक्षा में कितना सफल हैं। जैसा कि पेपर में आपको 75 प्रश्न करना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो थोड़ा कम क्वेश्चन पर भी पासिंग मार्क है। जैसे महिला से हैं, वर्ग से हैं, तो आपको 60 क्वेश्चन करना है। ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस ऐसे तो कुछ छूट दी गई है। बाकी आप ये ले करके चलिए कि 75 क्वेश्चन करना है। हम पहला प्रश्न देखते हैं कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपको पहला नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। मॉरिशस की जो राजधानी पोर्ट लुइस है, उसी में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। यदि मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया गया कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था या कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नागपुर में, नागपुर। ठीक है, ये पहला है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? समाचार लेखन, साक्षात्कार, संपादकीय, फीचर लेखन। दूसरे नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीचर लेखन। फीचर लेखन में ये कहा जाता है कि अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। किसका कथन है? अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट, इनका ही यह कथन है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। चौथा प्रश्न है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये सभी। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ओज गुण हो जाएगा। वीर रस की रचना में ओज गुण प्रधान होता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो 2x स्पीड पर करके देख लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य गुण। ठीक है, इसमें मधुर रस है। अगला प्रश्न है माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? माधुर्य गुण वहीं पे होता है जहाँ पे मधुरता होती है। इसमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता है, समास का अभाव होता है, इनमें हृदय के द्रुत उत्पन्न होती है, इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं। तो 6 नंबर का आपका जो सही उत्तर नहीं है उसी को बताना है। तो देखिए, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, ट वर्ग जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे वीर रस होता है, ओज गुण हो जाता है। ठीक है, ट ठ ड ड ड, ये सब ट वर्ग जितने भी होते हैं वो वीर रस के जो
पद होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ ओज गुण हो जाएगा, इसलिए ये आपका मातृ गुण के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ये भी काव्यशास्त्र की परिभाषा है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? भामह, विश्वनाथ, मम्मट, भरतमुनि। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम जो है आपका भामह का है, और इसके पहले जो था तद्दसो शब्दार्थों सगुणावन अलंकृति पुनः कॉपी मम्मट का था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अविधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ लक्ष्यार्थ और लोक प्रसिद्ध अर्थ और तत्व संबंधी अर्थ काम नहीं करता है, वहाँ पे सीधे सीधे आपकी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्टलोलट, श्री भट्टतौत। तो 9वां नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा भट्टतौत की है ये पंक्ति। उनके कहने का मतलब था कि प्रतिभा उस ज्ञान का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। ये काव्य कौतुक रचना लिखे थे, उसी में ये मत अपना दिए थे। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 और 7 की यति में कुल 19 मात्राएं होती हैं? सोरठा, दोहा, चौपाई, बरवे। तो अगर मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो मान लीजिए सोरठा ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। दोहा 13-11 होती हैं, चौपाई 16 होती हैं, तो इसलिए आपका बरवे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। ऐसे भी प्रश्न आप करेंगे ना तो ज़्यादातर प्रश्न आपके सही होने के चांसेज रहेंगे। एलिमेंट्री मेथड। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है? रोला, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका। तो सोरठा आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि दोहा का उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है। और ये 12वां नंबर प्रश्न है कि लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? तो ये सिमिलर वैसा ही प्रश्न मिलता जुलता है। आइए उसके ऑप्शन देख लेते हैं। चौपाई, सोरठा, सवैया, छप्पा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का बी ऑप्शन, सोरठा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। गर्व करहूँ रघुनंदन जन मन माह, देखूँ आपन मूरत सिंह के छाह में कौन सा छंद है? ऑप्शन है बरवे, सवैया, सोरठा, दोहा। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बरवे छंद है। अगला प्रश्न है, देखिए बरवे छंद में क्या होता है ना कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। आइए, बरवे जो छंद है वो अवधि का अपना निजी छंद है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र, वेद व्यास, पिंगल, वाल्मीकि। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो छंद शास्त्र है वो पिंगल मुनि ने लिखा था, तो इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीतिका, चौपाई, कवित। तो 15 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, दोहा। ये दोहा छंद का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर। विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं, कुल 24 मात्राओं वाला छंद कौन होता है? चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला।
तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दोहा। दोहा में पहले 13 13 फिर 11 11, और सोरठा में इसका उल्टा, पहले 11 11 फिर 13 13। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर। रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? रोला, दोहा, सोरठा, चौपाई। 17 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोहा छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? उन्माद, गर्व, रोमांच, हर्ष। संचारी भाव की संख्या देखिए 33 है, उसमें से क्वेश्चन उलट पुलट के इधर उधर करके हमेशा पूछते रहता है, तो अगर आपसे हो सके तो संचारी भावों को जरूर याद करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमांच। देखिए रोमांच जो है ये सात्विक अनुभव है, ठीक है, संचारी भाव नहीं है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। और आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो सात्विक अनुभव होता है उसके 8 भेद होते हैं। अब अगला प्रश्न 19 नंबर। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, रस गंगाधर, 10 रूपक। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है आपके भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में दिया था, इसी को लेकर के बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? भट्टनायक, भरत मुनि, शंकुक, भट्टलुलट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, शंकुक। शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है 21 नंबर। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मीराबाई ने ये कहा था, तो इसमें सीधा सीधा आपका भक्ति रस है। अगला है कि हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवाण्य, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं? भयानक, वीर, हास्य, करुण। 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 22 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भयानक रस। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना वे कौन सा रस है? अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। तो 23 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, शांत रस। आइए हम 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा रस का अवयव नहीं है? व्यभिचारी भाव, विभाव, अस्थाई भाव, अलंकार। तो 24 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार। ये रस का अवयव नहीं है, बाकी विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव ये सब हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा, भाई विदेश जाएगा। इसमें उद्देश्य बताइए, उद्देश्य और विधेय कौन है? तो 25 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा भाई शिवम, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, मेरा भाई शिवम ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आज विदेश जाएगा, ये इसका विधेय हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, वह चला जो था लेकिन आधे रास्ते से लौट गया।
दीपक आया और थक कर सो गया, जो देर से कार्य खत्म करेगा उसे सजा मिलेगी। 26 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए इसमें जो सरल वाक्य है वो यही है कि श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, ये सरल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनना है। राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कृपया सभी बैठ जाएं, दीपक का घर उधर है। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 27 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीपक का घर उधर है। संकेत किया जा रहा है कि देखिए देखिए वो दक्षिण साइड है, उत्तर साइड है, ऐसे। ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तो बताइए मैंने आज घर की सफाई नहीं की किस तरह का वाक्य है? 28 का आपका सही उत्तर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। जब भी वाक्य में निगेटिव चीज़ें आ जाएं, नकारात्मक, तो आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 29 नंबर। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है और आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, आप बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 29 नंबर आप लोग पढ़ के बताइए। तो आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है, ये शुद्ध है और बाकी सभी अशुद्ध है। 30 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है यह मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। इसमें आपको बताना कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है। 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मेरा यह सोचना सही निकला। ये प्रधान उपवाक्य है। 30 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मैंने 3 कुर्सियां खरीदी हैं। ठीक है, ये सही है, बाकी और सभी अशुद्ध हैं। जैसे मेरे भाई के शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया है, तो दादी के प्राण निकल गए। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, तो 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। इसमें बताना है कि जो एक खंड में अशुद्धि है उस अशुद्धि का चयन करना है। ठीक है। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता। अब आपको बताना है कि इसमें कौन खंड अशुद्ध। 32 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो
तो जो डी वाक्य है इसी में त्रुटि है, ठीक है। क्योंकि बत्तख जमीन पर आ जाता नहीं, तो ऑप्शन नंबर 32 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी अशुद्ध वाक्य चुनना है। यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। करता है आप पर निर्भर यह काम। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा करता है। 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा ना वो ये होगा कि यह काम आप पर निर्भर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ और रचना की दृष्टि से आपको एकदम कन्फर्म होना चाहिए कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। 6, 10, 7, 8। 34 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं और रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? टॉस युवा भारतीय टीम ने बल्लेबाजी। 35 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, युवा भारतीय टीम ने। ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पद अर्थ संकेतित करता है, वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब पद बनते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं, पद निरर्थक हो सकता है। तो सही उत्तर का आप लोग चयन करना है। तो 36 का आपका डी सही हो जाएगा कि पद निरर्थक हो सकता है, ये गलत है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होगा भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। तो लोग नहीं कहते का फलाने एकदम मुंह की खा गए, इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो बुरी तरह से हारना। अब अगला प्रश्न 38 नंबर, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। तो 38 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आस्तीन का सांप। जैसे कि विश्वासघाती मित्र जो होते हैं उनको भी इस अर्थ में ले सकते हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो 39 का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, मतलब जरा सी बात पे खुश हो जाना, जरा सी बात पे नाराज हो जाना। छड़े तुष्टा, छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, ये जो कहा जाता है कहावत। अगला प्रश्न 40 नंबर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। न कारण होगा न कार्य, न बांसुरी बजाना न बांस बजे बेचना, काम न करना बहाना करना, न इधर का होना न उधर का होना। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो जैसा कि आपका 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न कारण हो न कार्य।
अब 41 नंबर, रिक्त स्थान पे भरना है। ठीक है, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। मोटी अक्ल का, सोने पे सुहागा, पत्थर की लकीर, बेपेंदी का लोटा। 41 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बेपेंदी का लोटा। जो सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है वही बेपेंदी का लोटा होता है। तब बेपेंदी का लोटा हो क्या, किसी एक बात पर तो दृढ़ रहो, आपका रिक्त स्थान भर गया। अब आइए आगे, ये है 42 नंबर। 4 विकल्प दिए गए हैं और सही मुहावरे का अर्थ बताना है। अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगना, हंसी उड़ाना। 42 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि अंधियारा मिटना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा अज्ञानता समाप्त होना। जो अज्ञान है वो आपका जो समाप्त हो जा रहा है वही अंधेरा आपका मिट रहा है, अंधियारा मिट जाए। अब अगला प्रश्न 43 नंबर, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है विकल्पों में से चयन करके। देखिए, बंदर किया जाने अदरक का स्वाद, छिपे ढंग से चाल चलना, बुद्धि भ्रष्टि होना, चालाकी से काम करना, मूर्ख को गुण की परख न होना। तो पढ़ने से ही मालूम चल गया कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मूर्ख आदमी को गुण की परख नहीं होती है। बानर का जाने आदि का स्वाद, ये कहावत हमेशा गांव देहातों में आप लोग सुने ही होंगे, कही ही जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकोक्ति के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है। लोकोक्ति को अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। 44 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर होगा असत्य पूछा गया है वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है, जबकि और सभी कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद प्रधान रूप से समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। प्रथम पद और उत्तर पद जिस भी समास में प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। 45 का आप लोग सही उत्तर जानते ही होंगे कि द्वंद्व समास होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का छुपा होना होता है। बहुव्रीहि में तीसरे पद प्रधान होता है। और द्विगु में आप लोग जानते हैं कि द्विगु जो होता है संख्यावाची होता है। आगे हम बढ़ते हैं 46 नंबर। देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, नीलोत्पलम, दशानन, राम लक्ष्मणो, दिवारात्रि। अब आपको इसके सामने जो समास दिए गए हैं इसमें से बताना कि कौन सही नहीं है। 46 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो राम लक्ष्मणो अव्ययी भाव समास दिया गया है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि राम और लक्ष्मण ये द्वंद्व समास हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं इसलिए। दिवारात्रि रात और दिन, दशानन दस आनंद जिसके यानी कि रावण, नीलोत्पल इसमें आपके उपमेय उपमान हो जाएगा, विशेषण विशेष्य तो कर्मधारय हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार इसमें कारक चिन्ह छुपा है तो इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 48 नंबर प्रश्न, समासों के मतलब किस नाम विकल्प में क्रम दिए गए हैं उसको बताना है और सीक्वेंस में बताना है। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुटभैया, और इसमें बताना है कि आपका सही उत्तर क्या होगा। 48 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि राह खर्च जो होता है, राह में खर्च करना या राह के लिए खर्च, तो जब कारक चिन्ह आ गया तो उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास आपके 2 ऑप्शन में है। ठीक है,
इसके बाद व्यर्थ। व्यर्थ में आपका अव्ययीभाव समास होगा, प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान भी हो। वी अर्थ, व्यर्थ। गोला बारूद, गोला और बारूद द्वंद्व समास। छुट भैया, इसमें कर्मधारय समास, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथा विधि में कौन सा समास है, आपको बताना है। अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो प्रथम पद अव्यय है और प्रधान भी है, इसलिए यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ये अगला प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है। द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो 50 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा, जो चंद्रमुख है उसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको देखने के लिए आपके धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में इसकी आगे की प्रश्नोत्तरी को लेकर के। नमस्कार।